हाय एवरीवन। पिछले वाले वीडियो लेक्चर में हमने डिस्कस किया था कि किस तरह से R2 जो है मैट्रिक स्पेस बनाता है। ओके, उससे पिछले वाले वीडियो लेक्चर में भी हमने यही डिस्कस किया था कि किस तरह से R2 मैट्रिक स्पेस बनाता है, लेकिन वहाँ पे हमने जो मैट्रिक लिया था, जो डिस्टेंस फंक्शन लिया था, वो अलग लिया था। लेकिन लास्ट वाले वीडियो लेक्चर में हमने R2 को मैट्रिक स्पेस बनाते हुए वहाँ पे जो मैट्रिक था उसके अंदर ट्रायंगल इनइक्वालिटी को प्रूव करने के लिए हमने एक इनइक्वालिटी यूज़ की थी जिसका नाम था मिनकॉक्स-की इनइक्वालिटी, मिनकॉस्कीज इनइक्वालिटी। ओके, तो हमने कहा था कि हम इसका प्रूफ फ्यूचर वाले वीडियो लेक्चर्स में देखेंगे। सो मिनकॉक्स की इनइक्वालिटी को प्रूव करने के लिए हमें कुछ और इनइक्वालिटीज़ को प्रूव करना होगा। मिनकॉक्स की इनइक्वालिटी यूज़ होता है टू प्रूव ट्रायंगल इनइक्वालिटी। हम आगे जो है एलपी स्पेस पढ़ेंगे। सबसे पहले तो हम बात करेंगे कि किस तरह से आरएन जो है वो मैट्रिक स्पेस बनाता है। तो आरएन के केस में भी यहाँ पर जो ट्रायंगल इनइक्वालिटी है इसको प्रूव करने के लिए हमें मिनकॉक्स की इनइक्वालिटी का यूज़ करना होता है। ओके, तो इसको समझने के लिए हमें और भी इनइक्वालिटीज़ को पढ़ना होगा। तो उसके लिए हम पढ़ेंगे आज की वीडियो लेक्चर में यंग्स इनइक्वालिटी। इस यंग्स इनइक्वालिटी को यूज़ करके हम पढ़ेंगे होल्डर्स इनइक्वालिटी, होल्डर्स इनइक्वालिटी। और इस होल्डर इनइक्वालिटी को यूज़ करके हम पढ़ेंगे मिनकॉस्कीज इनइक्वालिटी। और मिनकॉस्की इनइक्वालिटी को यूज़ करके हम मैट्रिक स्पेस के अंदर इसको मेनली यूज़ करेंगे ट्रायंगल इनइक्वालिटी को प्रूव करने के लिए। ओके, सो हमें ट्रायंगल की जो इनइक्वालिटी है अलग अलग मैट्रिक स्पेस में, उनको पढ़ने के लिए ये सारी इनइक्वालिटी को समझना ज़रूरी है। ऑलराइट, सो आज का जो वीडियो है दिस इज़ अबाउट यंग्स इनइक्वालिटी। तो यंग्स इनइक्वालिटी बहुत सिंपल है। देखते हैं इसकी स्टेटमेंट क्या है कि अल्फ़ा एंड बीटा आर ग्रेटर देन ज़ीरो। मैंने अल्फ़ा और बीटा कोई पॉजिटिव रियल नंबर ले लिए। ओके, पी भी मैंने एक पॉजिटिव नंबर लिया है सच दैट कि वो क्या है, 1 से बड़ा है, p इज़ ग्रेटर देन 1। एंड q इज़ कॉन्जुगेट एक्सपोनेंट ऑफ p। जो q है वो p का कॉन्जुगेट एक्सपोनेंट है, और यहाँ पे जो q है वो भी ग्रेटर देन 1 ही होता है। ओके, ये क्या चीज़ है वो भी हम पढ़ेंगे। सो p इज़ ग्रेटर देन 1 एंड q इज़ कॉन्जुगेट कंपोनेंट ऑफ p। देन क्या कि अल्फ़ा इंटू बीटा, क्योंकि ये इनइक्वालिटी है तो यहाँ पे इनइक्वालिटी का साइन आएगा। सो इस अल्फ़ा और बीटा का जो प्रोडक्ट है दिस इज लेस देन और इक्वल टू अल्फ़ा टू द पावर p डिवाइड बाय p प्लस बीटा टू द पावर q डिवाइड बाय q। ओके, सो ये है यंग्स इनइक्वालिटी। इसको जो है ऑक्सिलरी इनइक्वालिटी भी कहते हैं। ओके, सो ये स्टेटमेंट है हमारी यंग्स इनइक्वालिटी की कि अगर आप अल्फ़ा बीटा कोई दो रियल नंबर ले लीजिए, कैसे रियल नंबर, पॉजिटिव रियल नंबर, तो उन दोनों का जो प्रोडक्ट है दिस विल बी लेस देन और इक्वल्स टू अल्फ़ा टू द पावर p डिवाइड बाय p प्लस बीटा टू द पावर q डिवाइड बाय q, जहाँ पे ये p और q क्या है, कॉन्जुगेट एक्सपोनेंट है, या फिर इन p q को आप कह सकते हो कॉन्जुगेट इंडाइसेस हैं, जहाँ पे p और q ग्रेटर देन 1 है। ओके, सो हमें इस स्टेटमेंट को प्रूव करना है कि ये इस तरह से ये इनइक्वालिटी होल्ड होगी। अब जो ये इनइक्वालिटी है ये दिखने में थोड़ी सी अजीब सी है, लेकिन इसका प्रूफ और कॉन्सेप्ट बहुत ही इंटरेस्टिंग है और बहुत सिंपल सा भी है। ओके, सो सबसे पहले ये समझ लेते हैं कि ये कॉन्जुगेट एक्सपोनेंट है क्या। तो देखिए p और q ग्रेटर देन 1, इनको हम कॉन्जुगेट एक्सपोनेंट, एक दूसरे के कॉन्जुगेट एक्सपोनेंट या फिर कॉन्जुगेट इंडाइसेस कब कहते हैं, आर कॉल्ड कॉन्जुगेट एक्सपोनेंट कह दीजिए या फिर इंडाइसेस कह दीजिए। इंडाइसेस यानी कि p जो है वो q का कॉन्जुगेट इंडेक्स होगा और q जो है वो p का कॉन्जुगेट इंडेक्स होगा। सो p एंड q आर कॉल्ड एज कॉन्जुगेट एक्सपोनेंट इफ 1 अपॉन p प्लस 1 अपॉन q इज इक्वल्स टू 1। ओके, सो देखिए p मैंने सिंपली कोई ग्रेटर देन 1 एक रियल नंबर ले लिया। ओके, सो अगर ऐसा q एग्जिस्ट करता है ग्रेटर देन 1, तो ऐसा q एग्जिस्ट करेगा ग्रेटर देन 1 कि मैं उस q का रेसिप्रोकल लूँ तो इन दोनों को ऐड करके मुझे क्या मिल जाए, 1 मिल जाए।
तो मैं कहूँगी कि ये जो q है ये p का कॉन्जुगेट एक्सपोनेंट है और ये जो p है वो q का कॉन्जुगेट एक्सपोनेंट है। सबसे सिंपल एग्जांपल 2। ओके, सो अगर मैं p को 2 लूँ, सो इट इज़ 1/p इज़ व्हाट 1/2। तो मैं q क्या लूँ कि मेरा आंसर 1/समथिंग इज इक्वल्स टू आंसर 1 आ जाए। ओके, सो मैं यहाँ पे क्या लूँ कि मेरा आंसर जो है 1 आ जाए। सो ऑब्वियसली यहाँ पे क्या लूँगी मैं 2 लूँगी। सो 1/2 प्लस 1/2 इज इक्वल्स टू 1। तो इस केस में q क्या लिया मैंने 2 लिया। तो 2 का कॉन्जुगेट कंपोनेंट क्या है 2 ही है। ओके, सो इसे हम कहते हैं कॉन्जुगेट कंपोनेंट, यानी कि वो दो नंबर जो ग्रेटर देन 1 है उन दोनों का रेसिप्रोकल अगर 1 आता है सो दे आर कॉन्जुगेट इंडाइसेस। ओके, सो ये हैं कॉन्जुगेट कंपोनेंट। तो इसको जो है थोड़ा सा सिंप्लीफाई करते हैं। ओके, तो देखिए मैं इसको अगर क्रॉस मल्टीप्लाई करूँ तो ये क्या आ जाएगा p प्लस क्यू इज इक्वल्स टू पी क्यू। ओके, अब मैं पी क्यू को यहीं पे रखती हूँ और इन दोनों को इस साइड ले चलती हूँ। सो दिस इज व्हाट पी क्यू माइनस p माइनस क्यू इज इक्वल्स टू 0। ओके, अब यहाँ से और यहाँ से मैं q कॉमन लेती हूँ, तो q कॉमन लिया, अंदर बचा p माइनस 1 और ये माइनस p एज इट इज़ विच इज़ इक्वल्स टू 0। अब एक काम करूँगी, दोनों तरफ 1 को ऐड करूँगी। ओके, क्यों करूँगी आपको समझ में आ जाएगा। सो q इंटू पी माइनस 1 माइनस p, दोनों तरफ मुझे 1 को ऐड करना है। सो प्लस 1 इज इक्वल्स टू, यहाँ पे भी प्लस 1 करूँगी, सो 0 प्लस 1 इज 1। अब यहाँ से मैं माइनस साइन कॉमन निकाल सकती हूँ। सो q इंटू पी माइनस 1, यहाँ से माइनस साइन कॉमन लिया, सो दिस इज व्हाट p माइनस 1 इज इक्वल्स टू 1। अब देखिए p माइनस 1 और p माइनस 1 फैक्टर है, कॉमन फैक्टर है, तो इसको बाहर निकाल दूंगी। सो दिस इज p माइनस 1 इंटू क्यू माइनस 1 विच इज इक्वल्स टू 1। सो मेरे कहने का ये मतलब था कि 1/p प्लस 1/q इज इक्वल्स टू 1 को जो है इस तरह से भी लिखा जा सकता है p माइनस 1 इंटू क्यू माइनस 1 इज इक्वल्स टू 1। ओके, यानी कि आप जो वो नंबर ले रहे हो उसमें से 1 माइनस कर दीजिए, उसका जो कॉन्जुगेट कंपोनेंट है उसमें से भी -1 कर दीजिए, तो दोनों का जो प्रोडक्ट आएगा वो 1 के बराबर आएगा। ओके, अब ये क्यों कर रही हूँ, क्योंकि ये मुझे यूज़ होगा आगे। ऑलराइट, सो ये था कॉन्सेप्ट ऑफ कॉन्जुगेट एक्सपोनेंट। अब बात करते हैं कि ये अल्फा बीटा किस तरह से इस स्टेटमेंट से लेस देन इक्वल टू है। ओके, ये जो है इससे किस तरह से लेस देन इक्वल टू है। सो यहाँ पर अल्फा और बीटा क्या है, कोई पॉजिटिव रियल नंबर है। ओके, और मुझे इन दोनों का प्रोडक्ट देखना है, तो देखिए मैं इन दोनों का प्रोडक्ट किस तरह से विजुअलाइज करती हूँ। ओके, बहुत इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट है। सो इसके लिए मुझे डिफाइन करना पड़ेगा एक फंक्शन। ओके, सो फंक्शन है y इज इक्वल्स टू एक्स टू द पावर p माइनस 1। ओके, सो एक फंक्शन कंसिडर करेंगे y इज इक्वल्स टू एक्स टू द पावर p माइनस 1 और हमें पता है p इज ग्रेटर देन 1। ओके, सो एनी नंबर विच इज़ ग्रेटर देन 1, अगर आप उसमें से 1 को माइनस करेंगे तो ये जो पावर होगा ये हमेशा पॉजिटिव ही होगा। ओके, सो y इज इक्वल्स टू व्हाट, y इज इक्वल्स टू एक्स टू द पावर सम पॉजिटिव रियल नंबर। ओके, तो इसका जो ग्राफ है वो किस तरह से आएगा, ये एक इंक्रीजिंग ग्राफ होगा, राइट। तो एक्स टू द पावर p माइनस 1 का जो ग्राफ है वो मतलब वो कुछ इस तरह का आ सकता है। ओके, मान लीजिए ये इस तरह का है। सपोज x की पावर 2 है तो किस तरह का ग्राफ आएगा, दिस इज लाइक दिस। ओके, अगर x की पावर 3 है तो अगर x की पावर 3 है तो उसका ग्राफ किस तरह से आता है, इट इज समथिंग लाइक दिस। ओके, सो इस केस में हम क्या करेंगे, देखिए ये वाला जो पार्ट है ये निगेटिव में चला गया है। ओके, हम इस पार्ट में इंटरेस्टेड नहीं हैं। हम किस में इंटरेस्टेड हैं, सिर्फ पॉजिटिव x और पॉजिटिव y वाली जो वैल्यूज़ हैं जिस क्वाड्रेंट में है उस क्वाड्रेंट में हम इंटरेस्टेड हैं। ओके, सो जहाँ पे x भी पॉजिटिव हो और y भी पॉजिटिव हो। ऐसा क्यों, क्योंकि हम देखिए यहाँ पे अल्फ़ा और बीटा पॉजिटिव नंबर लेके चल रहे हैं। ओके, सो हम भी x और y की पॉजिटिव वैल्यू में जो कर्व आ रहा है उसकी बात करेंगे। सो क्योंकि x का पावर पॉजिटिव है तो जो फंक्शन आएगा वो कुछ इस तरह का आएगा, इंक्रीजिंग आएगा। ओके, जो निगेटिव में आएगा वो हम कंसिडर नहीं करेंगे। ओके, सो
मान लीजिए कुछ इस तरह का कर्व आया है, तो यहाँ पे मैं कंसिडर करती हूँ अल्फ़ा और बीटा, अल्फ़ा और बीटा। मान लेते हैं यहाँ कहीं अल्फ़ा है, सपोज दिस इज अल्फ़ा। ओके, सो अगर ये अल्फ़ा है तो इस पॉइंट पर y एक्सिस पे क्या होगा, y ऑफ अल्फ़ा। ओके, क्योंकि y इज व्हाट, y जो है वो x का फंक्शन है, सो y इज फंक्शन ऑफ x, सो y ऑफ x इज इक्वल्स टू व्हाट, x टू द पावर p माइनस 1। तो अगर अल्फ़ा लूँ तो अल्फ़ा के इस पॉइंट पर y ऑफ अल्फ़ा कितना आएगा, इट इज़ अल्फ़ा टू द पावर p माइनस 1। ओके, और बीटा लूँगी मैं y एक्सिस पर। ओके, अब बीटा की जो है 3 पॉसिबिलिटी हैं, राइट। हो सकता है वो y ऑफ अल्फ़ा के नीचे हो सकता है वो y ऑफ अल्फ़ा के ऊपर हो, या फिर ये भी हो सकता है कि वो y ऑफ अल्फ़ा के बराबर ही हो। ओके, सो हम केस फर्स्ट लेके चलते हैं कि मान लेते हैं जो हमारा बीटा है दिस इज लेस देन y ऑफ अल्फ़ा, यानी कि y ऑफ अल्फ़ा से नीचे है। सो मान लेते हैं वो यहाँ कहीं पर है। ओके, सो दिस इज बीटा। तो देखिए मैंने अल्फ़ा जो है वो x एक्सिस पे लिया है, बीटा जो है वो y एक्सिस पे लिया है। तो हमें क्या देखना था, अल्फ़ा बीटा देखना था, अल्फ़ा बीटा यानी कि इन दोनों का प्रोडक्ट। सो अल्फ़ा इंटू बीटा ये क्या होता है, एरिया ऑफ दिस रेक्टेंगल। ओके, अब देखिए अल्फ़ा इंटू बीटा, ये देखते हैं ये किससे कम या फिर ज़्यादा आता है। तो यहाँ पे आप 2 कर्व देख रहे होंगे, एक कर्व देखिए 0 से लेकर अल्फ़ा, ये जो कर्व है दिस वन, 0 से लेकर अल्फ़ा, इसका एरिया क्या है, यहाँ से लेकर यहाँ तक ये वाला एरिया है पूरा, दिस वन। ओके, और अगर मैं 0 से लेकर बीटा की बात करूं, अगर मैं इस ग्राफ को इस तरह से टेढ़ा करूं, तो एरिया अंडर दिस कर्व फ्रॉम 0 से लेकर बीटा क्या होगा, दिस इज व्हाट, दिस इज दिस वन। ओके, सो अगर मैं इस ग्राफ को देखूं कुछ इस तरह से, सो 0 से लेकर बीटा ये वाला एरिया आएगा। ओके, ये एरिया आएगा यहाँ से लेकर ये वाला एरिया। ओके, और जो रेक्टेंगल का एरिया है वो कौन सा है, वो है ये वाला, ये वाला। ओके, वो है ये वाला। ओके, सो यहाँ से आप देख रहे हो कि जो रेक्टेंगल का एरिया है, रेक्टेंगल का एरिया, एरिया ऑफ रेक्टेंगल। ओके, सो मैं एक काम करती हूँ, 0 से लेकर अल्फ़ा ये जो मैंने दिखाया था इसको मान लेते हैं एरिया नंबर 1, एरिया नंबर 1 कौन सा, ये जो छोटा सा एरिया है इसको कंसिडर करके चल रही हूँ मैं, यहाँ से लेकर ये पूरा एरिया अंडर दिस कर्व फ्रॉम 0 टू अल्फ़ा, इसको मान लेते हैं एरिया नंबर 1। ओके, एरिया नंबर 2 मानूंगी मैं इसको, दिस इज व्हाट, एरिया बिलो दिस कर्व, ये जो कर्व है इसके नीचे जो एरिया है 0 से लेकर बीटा, इसको मानूंगी मैं एरिया नंबर 2। ओके, सो आप देख रहे हो एरिया ऑफ रेक्टेंगल, और रेक्टेंगल का एरिया ये है, सो एरिया ऑफ रेक्टेंगल इज लेस देन एरिया नंबर 1 प्लस एरिया नंबर 2। देखिए एरिया नंबर 1 ये है और एरिया नंबर 2 ये है, तो यहाँ पे आप देख रहे हो ये छोटा सा पार्ट एक्स्ट्रा है इस रेक्टेंगल से, रेक्टेंगल का एरिया इज लेस देन एरिया नंबर 1 प्लस एरिया नंबर 2, क्योंकि इसमें जो है ये छोटा सा पार्ट एक्स्ट्रा आ रहा है, ये एक्स्ट्रा पार्ट है। ओके, सो यहाँ से क्या निकला कि एरिया ऑफ रेक्टेंगल यानी कि अल्फा इंटू बीटा। ओके, दिस इज अल्फा, दिस इज बीटा, एरिया ऑफ रेक्टेंगल इज लेस देन एरिया नंबर 1 प्लस एरिया नंबर 2। सो एरिया नंबर 1 क्या है, एरिया अंडर द कर्व फ्रॉम 0 टू अल्फा, और एरिया नंबर 2 क्या है, एरिया अंडर दी दिस कर्व फ्रॉम 0 टू बीटा। ओके, ये एक्स एक्सिस पर है, ये वाई एक्सिस पे इसकी लिमिट आ रही है, राइट। सो अब बात करते हैं कि जब हम बीटा क्या लें, वाई ऑफ अल्फा से बड़ा लेते हैं। सो इफ बीटा इज ग्रेटर देन वाई ऑफ अल्फा,
तो इस केस में देखते हैं कि एरिया ऑफ रेक्टेंगल का क्या केस आता है। तो ये बीटा है, ये अल्फा है। ओके, सो अगर मैं इस लाइन को पूरी ढंग से बनाऊं, सो दिस इज समथिंग लाइक दिस। ओके, सो इस केस में हमारा रेक्टेंगल क्या है, ये अल्फा, ये बीटा, सो ये पूरा रेक्टेंगल है। ओके, एक बार एरिया अंडर द कर्व देख लेते हैं। सो ये 0 से लेकर अल्फा, एरिया अंडर द कर्व क्या है, दिस। ओके, ये वाला पार्ट। और एरिया अंडर द कर्व फ्रॉम 0 टू बीटा क्या है, 0 से लेकर बीटा, ये पूरा है, ये और ये वाला पार्ट। ओके, सो दिस इज एरिया अंडर द कर्व फ्रॉम 0 टू बीटा। अगर मैं इसको इस तरह से रोटेट करूं तो ये एरिया है, ये पूरा। ओके, और एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या है, एरिया ऑफ रेक्टेंगल इज दिस अल्फा इंटू बीटा। तो ये एरिया ऑफ रेक्टेंगल है, ये पूरा, ये वाला। ओके, सो फिर से आप देखोगे यहाँ पे छोटा सा जो पार्ट है ये एक्स्ट्रा है, ये एक्स्ट्रा है। ओके, अगर मैं इस ब्लू वाले को एरिया अंडर द कर्व फ्रॉम 0 टू अल्फा, अगर इसको मैं फिर से वही एरिया नंबर 1 मानूं, एरिया अंडर द कर्व अगर मैं इसको रोटेट करूं तो 0 से लेकर बीटा, ये जो ग्रीन वाला है इसको मैं मानूं एरिया नंबर 2, और रेक्टेंगल का जो एरिया है वो है अल्फा इंटू बीटा। तो आप देखोगे कि एरिया ऑफ रेक्टेंगल, एरिया ऑफ रेक्टेंगल फिर से क्या है, दिस इज लेस देन एरिया नंबर 1 प्लस एरिया नंबर 2, क्योंकि इस रेक्टेंगल से एक्स्ट्रा एक छोटा सा यहाँ पे आ रहा है। ओके, ये वाला पार्ट, ये वाला पार्ट एक्स्ट्रा आ रहा है। जब आप इस कर्व को एरिया अंडर दिस कर्व फ्रॉम 0 टू अल्फा एंड एरिया अंडर दिस कर्व को, इन दोनों को ऐड करते हो तो ये एक्स्ट्रा आ जाता है। तो इसीलिए एरिया ऑफ रेक्टेंगल यानी कि अल्फा इंटू बीटा इज लेस देन एरिया नंबर 1 प्लस एरिया नंबर 2। ओके, और फिर से थर्ड केस भी देखते हैं कि अगर सपोज ये अल्फा है, ये y ऑफ अल्फा है, दिस इज y ऑफ अल्फा, और इस केस में बीटा ही y ऑफ अल्फा के बराबर आता है, तो यही एरिया अंडर द कर्व होगा फ्रॉम 0 टू बीटा और 0 से अल्फा। दिस इज एरिया अंडर द कर्व एंड दिस इज एरिया अंडर द कर्व फ्रॉम 0 टू बीटा। और इस केस में क्या है, जो रेक्टेंगल का एरिया है वो किसके बराबर है, एरिया अंडर द एरिया नंबर 1 प्लस एरिया नंबर 2। सो जिस केस में बीटा जो है वो y ऑफ अल्फा के बराबर था, उस केस में अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल्स टू व्हाट, एरिया नंबर 1 प्लस एरिया नंबर 2। ओके, सो इन तीन केस से, केस नंबर 1, केस नंबर 2 और केस नंबर 3, इन तीन से क्या पता चलता है कि अल्फा इंटू बीटा इज लेस देन और इक्वल टू एरिया नंबर 1 प्लस एरिया नंबर 2। ओके, सो हम अपने प्रूफ के काफ़ी क्लोज हैं। अल्फा इंटू बीटा इज लेस देन और इक्वल टू समथिंग प्लस समथिंग। ओके, सो हमें क्या निकालना है, एरिया नंबर 1 निकालना है और एरिया नंबर 2 निकालना है, और देखते हैं वो हमारा एरिया नंबर 1 अल्फा टू द पावर p अपॉन p आता है या नहीं आता है, सिमिलरली विथ एरिया नंबर 2। ओके, सो एरिया नंबर 1 ये है क्या, एरिया नंबर 1 इज एरिया अंडर दिस कर्व, और हमारा एरिया अंडर द कर्व क्या था, कर्व क्या था हमारा, x टू द पावर p माइनस 1। ओके, सो एरिया अंडर द कर्व यानी क्या, इंटीग्रेशन ऑफ x टू द पावर p माइनस 1 dx, कहाँ से लेकर कहाँ तक, 0 से लेकर अल्फा, 0 से लेकर अल्फा एंड 0 से लेकर अल्फा, 0 से लेकर अल्फा। इसको मैं सॉल्व करूँगी तो कितना आएगा, दिस इज व्हाट, x टू द पावर p डिवाइड बाय p फ्रॉम 0 टू अल्फा विच इज इक्वल्स टू, अल्फा रखूँगी सो अल्फा टू द पावर p अपॉन p। ओके, सो मेरा जो प्रूफ था उसका जो पहला पार्ट था वो आ गया है। ओके, सो ये वाला पार्ट मेरा आ गया। नेक्स्ट इज एरिया नंबर 2। सो एरिया नंबर 2 ये क्या होगा, ये होगा एरिया अंडर विच कर्व। अगर मैं इसको इस तरह से करूं
तो दिस इज दिस कर्व। ओके, तो इस कर्व को मैं कैसे निकालूंगी, ये किस फॉर्म में है, ये y की फॉर्म में होगा, तो मुझे यहाँ से जो है x इज इक्वल टू वाई की फॉर्म में निकालना है। तो सबसे पहले यहाँ से निकाल देते हैं। तो यहाँ से x की वैल्यू क्या आएगी, दोनों तरफ 1 टू द पावर p माइनस 1 का रूट ले लेते हैं। सो x इज इक्वल्स टू वॉट, y टू द पावर 1 ओवर p माइनस 1। ओके, सो एरिया नंबर 2 इज वॉट, इंटीग्रेशन ऑफ y टू द पावर 1 ओवर p माइनस 1, कहाँ से लेकर, 0 से लेकर बीटा, 0 से लेकर बीटा। ओके, और dy। अब देखिए ये है 1 अपॉन p माइनस 1, और हमारा जो स्टेटमेंट था वहाँ पे ये q आ रहा था यहाँ पे। सो हमने एक छोटा सा यहाँ पे सॉल्व किया था, वो क्या था कि p माइनस 1 इंटू क्यू माइनस 1 इज इक्वल्स टू 1। ओके, सो p माइनस 1 इंटू क्यू माइनस 1 इज इक्वल्स टू 1। सो यहाँ से क्या निकल के आएगा कि q माइनस 1 इज इक्वल्स टू वॉट, 1 अपॉन p माइनस 1। तो 1 अपॉन p माइनस 1 की जगह आप q माइनस 1 भी रख सकते हो। सो विच इज इक्वल्स टू 0 से लेकर बीटा y टू द पावर q माइनस 1 dy। इसको आप सॉल्व कीजिए। सो दिस इज व्हाट, y टू द पावर q डिवाइड बाय q फ्रॉम 0 टू बीटा, बीटा की वैल्यू रखिए। सो दिस इज व्हाट, बीटा टू द पावर q डिवाइड बाय q। ओके, अब हमारे पास एरिया नंबर 1 और एरिया नंबर 2 आ गया है, और इस वाली इनइक्वालिटी में सब्सटीट्यूट करेंगे। सो अल्फा इंटू बीटा, अल्फा इंटू बीटा इज व्हाट, लेस देन और इक्वल्स टू, एरिया नंबर 1 क्या था हमारा, अल्फा टू द पावर p डिवाइड बाय p प्लस बीटा टू द पावर q डिवाइड बाय q। ओके, सो ये था यंग्स इनइक्वालिटी। ओके, सो जब हम इसको पहली बार स्टेटमेंट की फॉर्म में देखते हैं कि अल्फा इंटू बीटा इज लेस देन इक्वल्स टू सम स्ट्रेंज थिंग, लेकिन इसका जो प्रूफ है वो बहुत ही सिंपल है, और इसका कॉन्सेप्ट आपको रेक्टेंगल से लगाना है। ओके, और यहाँ पे आपने ये भी देखा होगा कि ये जो कॉन्जुगेट एक्सपोनेंट था, कॉन्जुगेट एक्सपोनेंट था, उसका किस तरह से यूज़ हुआ है। ओके, आप जो है q माइनस 1 इज इक्वल्स टू 1 अपॉन p माइनस 1, इसको इस तरह से इसीलिए लिख पा रहे हो क्योंकि 1 अपॉन p प्लस 1 अपॉन q इज इक्वल्स टू 1। ओके, हमने जो ये निकाला है ये यहीं से निकाला है। ओके, सो यहाँ पे p को और q को एक दूसरे के क्या होने चाहिए, कॉन्जुगेट इंडेक्स होने चाहिए, या फिर कॉन्जुगेट एक्सपोनेंट होना चाहिए। ओके, सो यहाँ पे कॉन्जुगेट एक्सपोनेंट का यूज़ हुआ, और दूसरा अल्फ़ा बीटा इज़ पॉजिटिव, तो आप जो है यहाँ पे एरिया का कॉन्सेप्ट लगा पाए, रेक्टेंगल का कॉन्सेप्ट लगा पाए। ओके, सो दिस इज यंग्स इनइक्वालिटी। ओके, हम यंग्स इनइक्वालिटी को यूज़ करके होल्डर इनइक्वालिटी यूज़ करेंगे, उसको प्रूव करेंगे। वहाँ से मिनकॉक्सी, और मिनकॉक्सी से ट्रायंगल इनइक्वालिटी, और वहाँ से हम और भी मैट्रिक्स स्पेस बनेंगे। ओके, सो दिस वाज यंग्स इनइक्वालिटी।